हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एनसीईआरटी ग्राफ सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारी एनसीईआरटी ग्राफ सीरीज धीरे धीरे बढ़ के करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जाके रुकी हुई है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे ज़्यादा ग्राफ तो नहीं हैं, जो कि आपका चैप्टर 3 है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैट कैपेसिटेंस तक के ग्राफ कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो एनसीईआरटी जो हमारे फॉर्मूला रिवीजन सीरीज है, उसी में ग्राफ रिवीजन मैंने ग्राफ की सारी वीडियो उसमें ही अपलोड कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के ग्राफ। तो बच्चों, आपको पता होगा ओम्स लॉ का ग्राफ, जो ओमिक सब्सटेंस होते हैं उसका जो रिलेशन है V इक्वल टू आर आई होता है। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन पे, जहाँ पर कोई फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, आई के प्रोपोर्शनल होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो V इक्वल टू आर आई निकल के आएगा। तो अगर आप V और I का ग्राफ बनाते हैं, अगर आप V और I का ग्राफ बनाते हैं तो आप कह सकते हैं कि इसका जो सर स्लोप होगा वो आपका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। और वहीं पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूं, V और I के ग्राफ में अगर मैं दो ग्राफ बना दूं, जैसे पहला और दूसरा, दो पॉइंट बना दिए। मान लो कोई एक मटेरियल है, ये 1 है और ये 2 है। तो आपसे पूछेंगे कि बताइए किसी कंडक्टर के लिए कौन सा जो हमारा ग्राफ है, कौन सा जो हमारा ग्राफ का स्लोप है वो ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो आप देखिए, जैसे ही हम वॉल्यूम एक्सिस की तरफ जाएंगे तो स्लोप हमारा बढ़ेगा, और स्लोप अगर बढ़ता है तो दूसरे का जो रेजिस्टेंस है, जो सेकंड मटेरियल है, इसका जो रेजिस्टेंस है ये पहले से ज़्यादा होगा। और हम जैसे जानते हैं कि रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। तो सेकंड के लिए जो टेम्परेचर है बच्चों, वो भी ज़्यादा होगा फर्स्ट के कंपेयर में। ठीक है। अब कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो जैसे आप कह सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड, टेट्रोड वेल्व है, जैसे कोई सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर या नॉन ओमिक के लिए ये आपका ओमिक के लिए है। ऐसा जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनके लिए ओमिक सब्सटेंस के लिए क्या है, ग्राफ है। ठीक है। और वहीं पर जो नॉन ओमिक है, नॉन ओमिक के लिए जो ग्राफ है वो ये है। जैसे कि सेमीकंडक्टर के लिए ऐसे होता है। ठीक है। एक आपके सिलेबस में GAS का ग्राफ है, उसके लिए जो होगा इनिशियली ऐसे, फिर उसके बाद इंक्रीज और बाद में ऐसे होता है। ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो ये नेगेटिव स्लोप रीजन है। ठीक है। तो ये आपका GAS का IV ग्राफ है। ठीक है। अब आगे अगर आप जाएं, इसी में हो सकता है आपको VI की जगह IV दे दिया जाए, तब भी यही होगा, लेकिन स्लोप चेंज हो जाएगा। जहाँ पर अगर ये I होता है, अगर ये V है, तो हमारा जो 1 और 2 का आपका स्लोप है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, फिर 1 का बड़ा हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं। अगला जो ग्राफ है वो है रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर। किसी भी कंडक्टर के लिए अगर आप रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि किसी भी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो जो R किसी टेम्परेचर T पे ग्राफ होगा, R0 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे वो जनरली कैसे मिल के आता है, वो आपको ऐसे मिलेगा, इस टाइप से। यहाँ पर जो वैल्यू है ये R0 है, या आप कह सकते हैं 0 डिग्री पर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है। अब इसी में जो हमारे ग्राफ हैं, जैसे रेजिस्टेंस का ग्राफ है या रेजिस्टिविटी का ग्राफ है, अगर आपसे कहेंगे कि रेजिस्टिविटी का ग्राफ किसी भी मेटल के लिए बनाएं, तो रेजिस्टिविटी का ग्राफ जो मेटल के लिए हो लगभग ऐसे होता है। ठीक है। या आप इसको अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बनाएं, एनसीईआरटी में आपको कॉपर का दिया है, तो वो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं बच्चों, वो यहाँ से ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है। ये किसके लिए है, ये आपके कॉपर के लिए है। या कॉपर पूछ ले या कोई भी मेटल के लिए पूछ ले,
वो आपके लिए रजिस्टिविटी टाइम का जो टेम्परेचर का जो ग्राफ होगा वो ये होगा। और वहीं अगर किसी सेमीकंडक्टर के लिए पूछ दिया जाए आपसे, जैसे कि ये रो है और ये टेम्परेचर टी है, तो इस सेमीकंडक्टर के लिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका ये ऐसे डिक्रीज होगा, ठीक है। और वहीं पर एक नाइक्रोम के लिए आपके लिए भी बना हुआ है ग्राफ। तो नाइक्रोम के लिए कैसे ग्राफ बनेगा उसको भी देख लेते हैं। रो और टी के बीच में तो उसका ग्राफ लगभग ये बन के आता है। तो ये 3 ग्राफ आपके एनसीईआरटी में हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं कि भैया इसका ग्राफ बताइए, ये इसका ग्राफ बताइए। अगला हम ग्राफ बनाएं, अगर इसी में अगर आपके लिए कभी सुपर कंडक्टर का ग्राफ पूछ लिया जाए, ठीक है, तो सुपर कंडक्टर के ग्राफ में आप कैसे बनाएंगे? ये रो है और ये टेम्परेचर है। तो सुपर कंडक्टर का जो ग्राफ बनता है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद ऐसा हमारा वेरिएशन आता है। ये किसके लिए है? सुपर कंडक्टर के लिए। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये सेमीकंडक्टर है और ये नाइक्रोम है। ये तीनों एनसीईआरटी में, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं इसी पर। अगला ग्राफ जो है, अगला जो ग्राफ है बच्चों वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो हमारा ग्राफ है, आपने पढ़ा होगा आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। या आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा ए टाउ, और या इसको हम कह सकते हैं ई ओवर एम टाउ। तो अगर आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया का ग्राफ पूछा जाए, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया का ग्राफ पूछा जाए, प्रोवाइडेड उसमें ये लिखा होना चाहिए कि करंट उसमें स्टेडी है, कांस्टेंट करंट है, या आपसे ये लिखा रह जाए कि जो एन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कांस्टेंट है। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन बोली जाए तब आपका जो ग्राफ है आप यहाँ से देखें तो वी डी इक्वल टू क्या निकल के आएगा? आई ओवर एन ई ए। तो वी डी 1/a के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो ग्राफ बन के आएगा वो इस तरह से आएगा, क्योंकि ये ग्राफ आपका फिर y 1/x वाला फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन में से कुछ भी मेंशन नहीं है तो एरिया पे डिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, अगला चलते हैं इसमें। अगला जो ग्राफ है बच्चों वो ग्राफ है, अगर आप किसी सेल को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दें, जैसे कि आपका ये सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। अगर आप इसको किसी भी एक्सटर्नल से जोड़ दें, जैसे कि ये R है, तो इस केस में आपको पता है कि जो सेल करंट निकालेगा आपका वो क्या निकालेगा? ER प्लस R। और यहीं से आप कह सकते हैं सर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ से क्या ग्राफ पूछा जा सकता है आपसे? मे बी अगर ये पूछा जाए कि EMF और R के बीच में क्या रिलेशन है, क्या ग्राफ है। तो बच्चों E और R में देखो, अगर सेल आपका जो EMF है आपका वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा अगर सेल में कोई भी करंट नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो EMF है आपका वो इंडिपेंडेंट ऑफ R है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आपसे कहा जाए कि भैया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और R के बीच में ग्राफ बताइए, ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। V इक्वल टू आई आर हो जाएगा, और आई आर मतलब I की वैल्यू रख दीजिए E ओवर R प्लस R इंटू R। थोड़ा सा इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, पहला ग्राफ आपका ये था, ठीक है, उसके बाद हमने देखा दूसरा ग्राफ में ये बन जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा E1 प्लस R बाई R। अब देखो इसमें ध्यान दीजिए, अगर आपका R 0 की तरफ जाएगा तो V भी 0 हो जाएगा। अगर R आपका स्मॉल r के बराबर हो जाएगा तो ये E/2 हो जाएगा। अगर R इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगा ये वाला, तो हम कह सकते हैं कि जो V है वो A के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बन के आएगा वो लगभग कैसे बन के आएगा? ऐसे वाला, ठीक है। तो जब R इन्फिनिटी को जा रहा है तो इसकी वैल्यू E हो गई, और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू थी आपकी कितनी हो जाएगी? जब R 0 था तो V 0 हो गया, और एक टाइम बाद जब यहाँ पर R इक्वल टू R था तो R इक्वल टू R होने पे क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएंगे
तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, E/2। क्लियर है यहाँ तक। तो एक ग्राफ हमारा, उसको भी इधर ही बना देता हूँ, E और R का देखा हमने, E और R का ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा, EMF और दूसरा हमारा V और R का हो गया। ठीक है, तीसरा ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए, देखो V इक्वल टू E-IR है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कीजिए तो IR प्लस E हो जाएगा, तो Y इक्वल टू MX प्लस C हो जाएगा। तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है ना, y इक्वल टू MX प्लस C करेंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको पता है, यहाँ पर जो C है वो प्लस का इंटरसेप्ट, मतलब ये कैसे बन जाएगा, अगर आप यहाँ पर V रखते हैं और यहाँ पर करंट रखते हैं तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, जिसका जो स्लोप है वो आपका -R हो जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट है बच्चों, जो एक कट है, अगर आप इस कट में देखिए, अगर आप I0 रखते हैं यहाँ पर तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, E, तो ये होगा हमारा E। ठीक है, ये V समझ रहे हो क्या है, V है आपका पोटेंशियल एक्सिस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर जो कट है ये E है। क्लियर है यहाँ तक। और जो B पॉइंट है, जो हमारा यहाँ पर B पॉइंट है, यहाँ पर V0 है, तो आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर अगर V0 होगा तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। तो R की वैल्यू क्या निकल के आएगी, E ओवर करंट एट IB, तो ये IB है। तो कई बार यहाँ से आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर आपका करंट 0 है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर करंट 0 रखेंगे तो V इक्वल टू E हो जाएगा। यहाँ पर V0 है क्योंकि ये I एक्सिस है, तो V0 होगा, V अगर आप 0 रखेंगे तो E इक्वल टू IR आ जाएगा। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगा, E ओवर I, और I कौन सा, IB। तो एग्जाम में क्या होगा, आपको E दिया रहेगा या IB दिया रहेगा, ठीक है, और आपसे कहेगा व्हाट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप इन दोनों का फिर डिवाइड करेंगे। मे भी हो सकता है आपको स्लोप के टर्म में दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे सेल के ग्राफ थे। पहला ग्राफ था E और R के बीच में, दूसरा था V और R के बीच में, तीसरा था V और I के बीच में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो ग्राफ है वो हमारा ग्राफ है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। जब आप पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं तो आप वहाँ जो प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, तो वो ये कहते हैं कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है जिससे आपने पोटेंशियोमीटर बनाया है। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, K टाइम L, और ये ग्राफ कैसा है, Y इक्वल टू MX टाइम। तो अगर आप यहाँ पर V लिखते हैं और यहाँ पे L रखते हैं तो इसका ग्राफ ये बन जाएगा। जिस ग्राफ का स्लोप जो हो जाएगा वो हो जाएगा K, और इस K का नाम क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ जाए यहाँ पे। तो पोटेंशियोमीटर की यही आपकी क्या था, प्रिंसिपल था कि आपका जो पोटेंशियल है, जो वायर ली है, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कंपोजिशन है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर होगा। तो ये मेरा ये वाला ग्राफ था। तो बेसिकली इतने ही ग्राफ थे आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब इन कोई फॉर्मूले से आपको अंदर से पूछा जाए तो आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में जितने मेंशन थे, इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो मेंशन थे वो मैंने आपको करवा दिए, और बाकी जो कुछ आएंगे वो एग्ज़ाम में आपके नए आएंगे और आप फॉर्मूले से उसको खुद ड्राइव करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।